आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक रात जिसने एक झटके में एक लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे दर्दनाक गैंग रेप निर्भया के बारे में। 16 दिसंबर 2012 की उस मनहूस और सर्द रात में दिल्ली की सुनसान सड़कें रात 10 बजे एक लड़की की चीखों पुकार से सहम गई थीं। फिजियोथेरेपी की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉल सेंटर में काम करके खर्चे निकाल रही निर्भया के साथ चलती हुई बस में न सिर्फ ज़बरदस्ती की गई बल्कि उन दरिंदों ने अपनी हवस की आग पूरी करने के बाद प्रीता के प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड ऐसा डाला कि उसकी आंतें बाहर निकल गईं। दोस्तों, सच बताऊं, ऐसी दरिंदगी को सुनकर किसी दरिंदा सिफत इंसान के भी पसीने छूट जाएंगे। और आखिर भारत की सुस्त रफ्तार कानून ने देर से ही सही लेकिन उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर हम किसी दूसरी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, जहां निर्भया जैसी एक दो नहीं बल्कि 250 से ज़्यादा लड़कियां इस गैंग की सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थीं, जिसके बाद इस दर्द से पीड़ित कई लड़कियों ने खुदकुशी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस गैंग की शिकार बनने वाली लड़कियां मिडिल क्लास फैमिली या गरीब परिवार से नहीं थीं बल्कि IAS, IPS और बड़े अमीर घराने से थीं। इसमें ज़्यादातर लड़कियां हिंदू तो वहीं कुछ मुस्लिम घराने से थीं। इस गैंग में बड़े अमीर और ताकतवर लोग शामिल थे। एक के बाद एक लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई, लेकिन इतने बड़े मामले को सिर्फ इसलिए दबा दिया गया क्योंकि अजमेर में हिंदू मुस्लिम के दरमियान दंगे न भड़क उठें। जहां इस गैंग में बड़े अमीर और ताकतवर लोग शामिल थे तो वहीं फोटो स्टूडियो के मालिक से लेकर उसमें काम कर रहे आम पब्लिक ने भी उन लड़कियों का ब्लैकमेलिंग और उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। इन लड़कियों के साथ सिर्फ ज़बरदस्ती ही नहीं हुई बल्कि बाज़ाब्ता इनकी अश्लील फ़ोटोज़ खींचकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया। बड़े नेताओं से लेकर जिन जिन लोगों के पास ये फ़ोटोज़ गई उन सब ने अपने अपने तरीक़े से इन लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ ज़बरदस्ती की। दोस्तों, निर्भया केस के बाद गैंग रेप के ख़िलाफ़ पूरे देश में किस तरह गम और गुस्से की लहर फूट गई थी, लेकिन आज से 30 साल पहले हुए इस सामूहिक बलात्कार का पर्दा आज तक क्यों फाश नहीं हुआ? क्यों आज भी इन दरिंदों को उनके किए की सही सज़ा नहीं मिल पाई? पूरी कहानी वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का खूबसूरत और पवित्र शहर अजमेर शरीफ, जहां हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। इस मज़ार शरीफ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अजमेर शरीफ गए हैं तो आपने देखा होगा कि इस मज़ार पर कई लोग इसकी देखभाल के लिए मौजूद होते हैं, जिन्हें खादिम कहा जाता है। ये बाहर से आए हुए लोगों की मदद भी करते हैं। जहां इनमें कई लोग अच्छे होते हैं तो वहीं कुछ लोग बुरे भी निकल आते हैं। उन्हीं खादिमों में से 3 लोग, जिनका नाम फारूक, नफीस और अनवर चिश्ती था, कहते हैं कि इस सामूहिक बलात्कार के असल मास्टरमाइंड यही तीनों लोग थे। 1992 में फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। अजमेर शरीफ की सोफिया गर्ल्स कॉलेज, जिसमें बड़े ताकतवर और अमीर घराने की लड़कियां पढ़ती थी, उसी कॉलेज की एक लड़की को ये तीनों किसी तरह बहला फुसलाकर एक सुनसान फार्म हाउस पर ले गए। फिर उन्होंने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के बाद उसकी नंगी तस्वीरें खींच ली और फिर उस लड़की को धमकी दिया कि तुम अपनी किसी फ्रेंड, बहन या दोस्त को इस फार्म हाउस पर लेकर आओ। साथ ही अगर तुमने अपना मुंह किसी के सामने खोला तो ये नंगी तस्वीरें पूरे शहर में जगह जगह पोस्टर के तौर पर चिपका देंगे। अब प्रीता अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखते हुए मजबूरन अपनी एक दूसरी फ्रेंड को उस फार्म हाउस पर भेज दिया। उन तीनों ने उस दूसरी लड़की के साथ भी ज़बरदस्ती किया, उनकी अश्लील फ़ोटोज़ खींची और साथ ही वो तमाम धमकियां भी दे डाली जो पहली लड़की को दिया था। अब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और इस तरह 250 से ज़्यादा लड़कियां इन दरिंदों का शिकार बनी। लेकिन इतनी दरिंदगी के बाद भी अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखते हुए उनमें से किसी ने भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और आखिर मजबूर होकर सोफिया गर्ल कॉलेज की उन पीड़ित लड़कियों में से एक के बाद एक ने सुसाइड करना शुरू कर दिया।
एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली 6 लड़कियों के सुसाइड के बाद पूरे शहर में हंगामा मच गया कि आखिर क्यों एक ही कॉलेज की इतनी सारी लड़कियां एक के बाद एक आत्महत्या कर रही हैं। खुले तौर से तो नहीं, मगर खुफिया तौर पर पूरे शहर में ये बात फैल चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने बड़े स्तर पर लड़कियों की ब्लैकमेलिंग और उनके साथ अत्याचार होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन और सरकार ने इन दरिंदों के खिलाफ कोई कदम उठाया क्यों नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके खिलाफ आवाज़ न उठने की 2-3 वजहें थी। सबसे पहली वजह ये थी कि इस गैंग में जो लोग शामिल थे वो बड़े ताकतवर और पहुंच वाले थे। दूसरी वजह ये थी कि इस गैंग से पीड़ित होने वाली लड़कियों में ज़्यादा तादाद उस वक्त तक हिंदू लड़कियों की थी। हालांकि बाद में कुछ मुस्लिम लड़कियां भी इस गैंग का शिकार बनी। इतने बड़े मामले को पुलिस प्रशासन और नेताओं ने सिर्फ इसलिए दबा दिया कि अगर ये बात शहर में फैल गई तो शहर में जगह जगह दंगे भड़क उठेंगे, पूरा शहर हिंदू मुस्लिम की आड़ में जल भुनकर राख हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस गैंग की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आई कैसे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 1991 और 92 में आज की तरह डिजिटल और मोबाइल कैमरे के बजाय रील वाले कैमरे होते थे। जब इन कैमरों की रील धुलाई के लिए स्टूडियो में भेजी जाती थी तो 100 कापियों में से 5-10 कापियाँ स्टूडियो में काम कर रहे स्टाफ अपने पास रख लेते थे और फिर उन अश्लील तस्वीरों की बदौलत उन लड़कियों को दोबारा ब्लैकमेलिंग करने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती करते थे। यहाँ तक कि उन लड़कियों के साथ बड़े बड़े नेता और सरकारी अधिकारियों ने भी रेप किया। लेकिन ये मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं कि इस गैंग के लोग खुद तो बलात्कार करते ही थे, साथ ही अपने जानने वालों को भी उन लड़कियों को पड़ोस देते थे। और अजमेर की हालत ये हो गई कि छोटे बड़े, अमीर गरीब, मालिक नौकर, जिसके हाथ में भी ये तस्वीर पहुंची, उन्होंने अपने तरीक़े से उन लड़कियों का ब्लैकमेलिंग कर उनका शोषण करने लगे। बाज़ाब्ता उन लड़कियों को गाड़ियों में बैठाकर फार्म हाउस ले जाया जाता, फिर अपनी हवस पूरी करने के बाद उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाता। पूरे 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिर 1992 में ये तस्वीरें नवज्योति अखबार के दफ्तर तक पहुंची और पहली बार नवज्योति अखबार ने ये फैसला लिया कि अंजाम जो भी हो मगर हम इस खबर को ज़रूर छापेंगे। और फिर खबर छपते ही पूरे अजमेर में हंगामा शुरू हो गया। पूरे 3 दिनों तक अजमेर बंद रहा, जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गए और इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप देकर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर, तो कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम के दरमियान तनाव बढ़ने लगा कि हिंदू लड़कियां ज़्यादा तादाद में इस गैंग का शिकार हुई। हालांकि कई मुस्लिम लड़कियां भी इस गैंग का शिकार हुई थी। साथ ही मज़ार के खादिमों की फैमिली से भी कई लड़कियां इस दर्द से पीड़ित हुई थीं। दोस्तों, मैं आपसे इतना कहूँगा कि एक कातिल, रेपिस्ट और मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता। एक मुस्लिम अगर किसी हिंदू की बहन बेटियों की आबरू लूटता है तो वक्त आने पर वो किसी मुस्लिम की बहन बेटियों की भी इज्जत लूट सकता है। इसी तरह अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है तो ऐसे रेपिस्ट से हिंदू लड़कियां भी महफूज नहीं। वक्त आने पर अगर वो किसी हिंदू लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है तो इसमें ताज्जुब करने वाली कोई बात नहीं। इसीलिए हर धर्म का यही कहना है कि धर्म का पालन करने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। कातिल, रेपिस्ट और खूनी का कोई धर्म नहीं होता। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी खून कर सकता है, किसी की भी इज्जत लूट सकता है। खैर, इस मामले को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग होने लगी। कहते हैं कि सैकड़ों लड़कियों में से सिर्फ 30 लड़कियां सामने आईं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाई। लेकिन इसके बाद एक नया खेल शुरू हो गया कि इन आरोपियों ने आवाज़ उठाने वाली लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मुंह खोला तो पूरे देश में हम तुम्हें बदनाम कर देंगे। और आखिर इनकी धमकियों से डरकर 30 में से 18 लड़कियां पीछे हट गईं कि मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं। अब बची कुल 12 लड़कियां, लेकिन इन 12 लड़कियों में से भी 10 लड़कियां और पीछे हट गईं। अब 30 में से कुल 2 लड़कियां बची थीं, लेकिन ये 2 लड़कियां अपने दावे पर कायम रहते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। और फिर उन अश्लील तस्वीरों में उन लड़कियों के साथ कई आरोपियों की भी तस्वीरें थीं। उन तस्वीरों की मदद से एक एक कर कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें से 6 लोग तो पहले ही फरार हो गए। बाकी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 1992 से लेकर 1998 पूरे 6 सालों तक कोर्ट में मुकदमा चला और आखिर 1998 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरी साजिश का असल मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती जेल गया ही नहीं, क्योंकि अदालत में पेशी के दौरान फारूक के वकील ने कहा
कि फ़ारूक की दिमागी हालत ठीक नहीं और वो मेंटली तौर से फिट नहीं है, और इस तरह के बहाने बनाकर वो इधर उधर भटकता रहा। निचली अदालत ने उन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा को 10 साल में तब्दील कर दिया, और इन 10 सालों में भी ये आरोपी ज़मानत पर जेल से बाहर आते और जाते रहे। फ़ारूक चिश्ती का एक नौकर सिर्फ 2 साल बाद ज़मानत पर जेल से बाहर आया और फिर वो हिंदुस्तान छोड़कर ही कहीं चला गया। इनमें से 6 पीड़ित लड़कियां, तो वहीं 3 आरोपियों ने खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि उस वक्त अजमेर की हालत ये हो गई थी कि अजमेर की किसी लड़की से कोई शादी नहीं करना चाहता था, और अगर शादी करने के लिए कोई तैयार भी होता तो वो लड़की वालों के घर जाने के बजाय सबसे पहले अखबार के दफ्तर पहुंच जाता और फिर लड़की की तस्वीर दिखाकर वहां मौजूद लोगों से पूछता था कि कहीं ये लड़की भी तो उन पीड़ित लड़कियों में शामिल नहीं। साथ ही अजमेर में रहने वाली कई फैमिली भी अखबार के दफ्तर पहुंचकर उन तस्वीरों को देखा कि कहीं उनकी बच्चियां भी तो इनका शिकार नहीं हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरी साजिश के असल मास्टरमाइंड फ़ारूक, नफीस और अनवर आज भी जेल से बाहर हैं। सही मानों में इन लड़कियों के साथ जो जुल्म हुआ उसके हिसाब से उन्हें सही इंसाफ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जुल्म बर्बरियत से जुड़ी सच्ची दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के अपना ख्याल रखना।